हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जैक द्वारा जारी किए गए क्लास 10 मॉडल सेट 2 के सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न उत्तर हैं उस पर डिस्कस करूंगी। पहले ही मैं बता चुकी हूं अपने पहले वाले वीडियो में कि सोशल साइंस जो है 90 मार्क्स का है और 10 मार्क्स असेसमेंट का है। 90 मार्क्स में 22 मार्क्स जो है वो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मॉडल सेट 2 इकाई 4 इकोनॉमिक्स से। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कुल 6 एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ए खनन, बी चीनी, सी वकालत और डी कोई नहीं। इसका उत्तर है ए खनन। दूसरा प्रश्न, नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है? ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन और डी है 20 दिन। तो इसका उत्तर है सी 15 दिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान आता है, यानी आपको बताना है कि उत्पादन के जो कारक है उसमें पहला स्थान पर कौन आता है। आइए जानते हैं क्या ऑप्शन है। ए पूंजी, बी भूमि, सी श्रम और डी औजार। इसका उत्तर होगा बी भूमि। अगला प्रश्न, वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? ए 150, बी 200, सी 250 और डी है 300। इसका उत्तर है ए 150। आगे बढ़ते हैं अब हम। इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? ए खनन, बी कृषि, सी बैंकिंग और डी कोई नहीं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं बल्कि सेवाओं का सृजन होता है। तो यहाँ पर खनन जो है और कृषि भी ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बैंकिंग ही है जो सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक से जुड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर होगा सी बैंकिंग। छठा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों से द्रुत आवागमन देखा गया है। ए देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का, बी देश के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश, सी देश के बीच वस्तुओं, सेवाओं, लोगों का, डी इनमें कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, देश के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश। अब हम रिक्त स्थान को देखते हैं कि मॉडल सेट 2 इकोनॉमिक्स में रिक्त स्थान में क्या प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक इसका जो है आंसर हो। क्वेश्चन है कि डैश केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। तो इसका उत्तर आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक होगा। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में डैश का काम करती है? सहायक, मध्यस्थता। तो उसका उत्तर होगा मध्यस्थता का काम करती है। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में डैश है? अल्प बेरोजगारी या दीर्घ बेरोजगारी? तो कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 2 मार्क्स के हैं ये। पहला क्वेश्चन है, ऋण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, ऋण या उधार से हमारा तात्पर्य एक ऐसी सहमति से है जिसमें साहूकार कर्जदार को वस्तुएं, धन या सेवाएं उपलब्ध कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? व्याख्या करें। तो इसका उत्तर हुआ, आज विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के रूप में निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है।
विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है और इसमें जो है 4 मार्क्स का है। इसमें अथवा में भी जो क्वेश्चन है उसका भी मैंने उत्तर लिखा है। पहला प्रश्न पढ़ती हूँ, शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है? इसका उत्तर हुआ, शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि निम्नलिखित उपायों को अपनाकर की जा सकती है। पहला, बेरोजगारों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करके उन्हें कारखानों या उद्योगों में कार्य करने योग्य बनाया जा सकता है। दूसरा, उद्योगों में श्रम के महत्व देता हुए यदि श्रम प्रधान तकनीकों को अपनाया जाए तो अधिकतम लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तीसरा, बिजली, कच्चे माल तथा परिवहन जैसी सुविधाओं का पर्याप्त विकास होनी चाहिए। चौथा है, शिक्षा प्रणाली को रोजगार केंद्रित बनाना आवश्यक है ताकि व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा को बल मिले। पांचवा, मानवीय गुणों व कौशल का विकास हो, इसलिए अधिक से अधिक तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खुलने चाहिए। छठा, तृतीय क्षेत्र में कई तरह के रोजगार की संभावना रहती है, अतः इस क्षेत्र में अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन होना जरूरी है। तो ये थे शॉर्ट आंसर के जो है बताएं मैंने। अब अथवा में एक और क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है? तो इसका उत्तर अब हम जानते हैं। इसका उत्तर है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का प्रयोग किए बिना वस्तुओं का लेन देन होता था, परंतु इस प्रकार के लेन देन के लिए आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना जरूरी था, अर्थात विक्रेता के क्रय करने की इच्छा तथा विक्रेता के बेचने की मानसिकता एक जैसी होनी चाहिए थी। साथ ही एक और कठिनाई उस समय उत्पन्न हो जाती थी जब भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता था या वस्तुएं मूल्यवान होने की स्थिति में भी लाना ले जाना जोखिम से भरा होता था। इस प्रकार आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या इस लेन देन को जटिल बना देती थी, परंतु मुद्रा के आविष्कार ने इस समस्या को आसान बना दिया। उदाहरण के लिए, यदि अनाज के बदले वस्त्रों की आवश्यकता होती थी तो उसी व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जिसे वस्त्रों के बदले अनाज की आवश्यकता होती थी, परंतु वर्तमान में मुद्रा से हम मनचाही वस्तु खरीद सकते हैं। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जाएंगे जो 5 अंक के हैं। प्रश्न है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। तो अब यहाँ पर तुलना करेंगे जिसमें हमने एक तरफ संगठित क्षेत्र और दूसरे तरफ असंगठित क्षेत्र को लिखा है। संगठित क्षेत्र के श्रमिक प्राय नियमित आधार पर नियोजित होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक प्राय अनियमित आधार पर नियोजित होते हैं। दूसरा, श्रमिकों को निर्धारित मासिक वेतन मिलता है, जबकि असंगठित श्रमिकों को दैनिक आधार पर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को वेतन के अलावा अन्य लाभ जैसे सवेतन अवकाश, भविष्य निधि, पेंशन आदि की सुविधाएं प्राप्त होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में दैनिक वेतन के अलावा इस क्षेत्र के श्रमिकों को कोई अन्य लाभ प्राप्त नहीं होते। चौथा है कि कर्मचारी सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और नियुक्ति के समय उन्हें एक नियुक्ति पत्र औपचारिक रूप से दिया जाता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में जो है वे प्राय अपंजीकृत होते हैं और इसमें श्रमिकों को नियुक्ति के समय कोई औपचारिक पत्र नहीं मिलता है। अगला पॉइंट है कि कर्मचारियों के कार्य के घंटे निर्धारित होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के कार्य के कोई निर्धारित घंटे नहीं होते। अगला पॉइंट है कि संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों का रोजगार सुरक्षित होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कर्मचारी रोजगार सुरक्षा जैसे लाभों से वंचित रहते हैं। तो ये रहा संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर।
और इसी के अथवा में एक और प्रश्न जो है वो दिया गया है। वो प्रश्न है कि तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से अलग कैसे हैं, व्याख्या करें। चलिए इसके उत्तर को अब हम जानते हैं। अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों के आधार पर क्षेत्रकों को 3 वर्गों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में जहां प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष प्रयोग कर वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन होता है, वहीं द्वितीयक क्षेत्रक में प्राथमिक क्षेत्रक के संसाधनों को प्रयोग द्वारा वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। परंतु इन दोनों के विपरीत तृतीयक क्षेत्रक में न वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन होता है और न विनिर्माण, अपितु इस क्षेत्रक में केवल सेवाओं का सृजन किया जाता है। इसलिए इस क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक को जोड़ने का कार्य करती है। वर्तमान में तृतीयक क्षेत्र का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे किसी भी देश को विकास करने के लिए अनेक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, डाक व तार सेवा, संचार सेवाएं, थाना, बैंक, बीमा कंपनी, प्रशासनिक कार्यालय इत्यादि की आवश्यकता होती है, जिसे मनुष्य की आधारभूत सेवाएं मानी जाती है। अतः ऐसे में तृतीयक क्षेत्र का महत्व जो है वो बढ़ता जाता है। दूसरा कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, इनके सेवाओं की मांग भी उतनी अधिक होगी। तीसरा, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे लोगों का रहन सहन स्तर भी बढ़ता जाता है। अर्थात आय के बढ़ने का प्रभाव पर्यटन, शॉपिंग, महंगे होटल आदि पर भी पड़ता है। वर्तमान युग संचार व सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। ऐसे में इससे संबंधित सेवाएं प्राप्त करना मनुष्य की जरूरत बनती जा रही है, जो तृतीयक क्षेत्र के महत्ता को दर्शाता है। तो इन बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से अलग है। तो इस प्रकार बच्चों, ये मैंने जैक द्वारा जारी किए गए इस साल मॉडल सेट 2 सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर को बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये उत्तर जो है आसान लगे होंगे, और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वे ज़रूर से इस चैनल को, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, इसे शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। और मैं बहुत जल्द ही मॉडल सेट 3 इकोनॉमिक्स के प्रश्न पत्र को लेकर के, प्रश्न सह उत्तर को लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, विदा लेती हूँ, फिर हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।